हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ने काशी से दिया आरोग्य भारत का उपहार। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये बनारस, वहाँ पर इन्होंने आरोग्य सेतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया है और इसमें किसको लाभ होगा इसके बारे में भी उन्होंने अपने संबोधन में ही बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत संरचना के स्तर पर वृहत कार्य योजना की शुरुआत सोमवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के रूप में की है। अपने संसदीय क्षेत्र काशी के मेहंदीगंज से भारत को आरोग्य बनाने के लिए जिस स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ उन्होंने किया, उसकी परिधि में देश का हर जिला आएगा। कोरोना से सबक लेकर भारत में समावेशी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में करीब 64,000 करोड़ की इस योजना का ध्येय जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है। वाराणसी में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी बड़ी योजना की शुरुआत के लिए काशी से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। उनका संबोधन 3 बातों पर केंद्रित था: आरोग्य भारत के साथ देश में रोजगार के अवसर पैदा करना, अभाव से आगे बढ़कर आकांक्षा की आपूर्ति करना और समाज के हर तबके के लिए सस्ता या मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। तभी उन्होंने कहा कि 70 साल में जितने डॉक्टर बने उतने 10 से 12 साल में अब बन जाएंगे। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो शुरू हुआ है वो वाराणसी में शुरू किया गया है। क्या देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ी योजना के तौर पर देखा जा रहा है। इस योजना का मकसद लंबी अवधि के लिए पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उसमें सुधार करना है। अब ये किसके तहत है? ये है आयुष्मान भारत योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है, या फिर आप जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह सकते हैं, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग, खासकर बीपीएल धारक को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुहैया कराना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित यानी कि कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग यानी कि बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि SC/ST एक्ट में सजा के बाद भी समझौता संभव। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दूरगामी परिणाम वाले एक बड़े फैसले में कहा है कि सजा के बाद अपील के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामला खत्म कर सकते हैं। मामले में पूर्ण न्याय के लिए हाई कोर्ट CRPC की धारा 482 में प्राप्त शक्तियां और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली शक्ति के तथ्य मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने SC/ST अत्याचार निरोधक कानून में दोषी व्यक्ति का मामला समाप्त करते हुए उसे सजा देने का हाई कोर्ट और निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि तय कानून के मुताबिक SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त नहीं हो सकता। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की पीठ ने मध्य प्रदेश के एक मामले में दोषी राम अवतार की याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया है। नेक्स्ट न्यूज है कि 7,090 करोड़ रुपए में बिकी लखनऊ की IPL टीम। देखिए, अभी तक 8 टीमें थीं, 2 IPL टीमें ऐड हो जाएंगी 2022 सत्र में। पहली टीम होगी लखनऊ की और दूसरी होगी अहमदाबाद की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद की होंगी। लखनऊ कोलकाता के दिग्गज उद्योगपति संजीव गोयनका के RPSG समूह
यानी कि गोयनका समूह ने सोमवार को आईपीएल की लखनऊ फ्रेंचाइजी 7,090 करोड़ रुपए में खरीदी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी निवेश फर्म सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को 5,600 करोड़ रुपए में अपने नाम किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को साल 2022 से आईपीएल में हिस्सा लेने वाली दो नई टीमों से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 12,690 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अब इस साल से आईपीएल में 8 की जगह 10 टीमें शामिल होंगी। नेक्स्ट न्यूज है, सैन्य सहयोग को मजबूत करने श्रीलंका पहुंचे भारतीय नौसेना के 6 जहाज। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 6 जहाज पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर रविवार को श्रीलंका के त्रिकोमाली बंदरगाह पहुंचे हैं। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करना व साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। भारतीय जहाज ऐसे समय में श्रीलंका पहुंचे हैं जब चालबाज चीन द्वीपीय राष्ट्र के साथ रक्षा संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, भारत और श्रीलंका इस समय पास क्यों आए हुए हैं, उसका कारण है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में, यूपी में उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है और वो है कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था। तो इसलिए वहाँ के लिए जो मुख्य अतिथि के तौर पर पूरी श्रीलंका से एक टीम बुलाई गई थी, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। तो वहाँ से भारत और श्रीलंका का करीब आना माना जा रहा है, जिसके तहत अब ये कार्रवाई यानी कि ये मैत्रीपूर्ण कार्रवाई हो रही है। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में मील का पत्थर है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नौसेना के जहाज श्रीलंका पहुंचे हैं। प्रशिक्षण भारत श्रीलंका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सबसे मजबूत व स्थायी स्तंभों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की दूरदृष्टि के अनुरूप यह यात्रा दोनों देशों के लोगों में संपर्क बढ़ाने और रक्षा कर्मियों के बीच सौहार्द व मित्रता को प्रगाढ़ करने में सकारात्मक योगदान देती है। नेक्स्ट न्यूज है, 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 334% तक बढ़ा है। देखिए, निर्यात जो ये बढ़ा है उसमें टोटल 75 देश हैं जिसमें भारत ने निर्यात को और बढ़ावा दिया है। अभी तक भारत रक्षा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर रहता था, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब भारत निर्यात भी करने लगा है और वो भी 75 देशों को निर्यात करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि डिफेंस एक्सपो का अगला संस्करण यह दिखाएगा कि भारत रक्षा अनुसंधान और विकास उत्पादन और सेना के इस्तेमाल के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू कर क्या हासिल करने में सक्षम है। अगले साल 11 से 13 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। एक्सपो का यह 12वां संस्करण होगा। आगामी एक्सपो पर राजदूतों की एक बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 334% तक बढ़ा है। इस समय भारत 75 से अधिक देशों को सैन्य उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा निर्यात प्रदर्शन हमारे रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा का मजबूत संकेत है। नेक्स्ट न्यूज है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को दे दिया गया है। ये 2 साल बाद आयोजित हुआ, यानी 2018 के बाद 19 और 20 में गैप हो गया था। हालांकि 19 में रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, घोषणा की गई थी, जो अब उन्हें 2021 में प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को सुपरस्टार रजनीकांत को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में मनोज बाजपेयी और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में के अन्य विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा इस साल मार्च में की गई थी। उपराष्ट्रपति ने पुरस्कार समारोह में कहा कि कोरोना महामारी के इस आयोजन में करीब 2 साल की देरी कराई, लेकिन यह फिल्म उद्योग से देश के सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकारों को आखिरकार यह पुरस्कार प्रदान करके उन्हें खुशी हो रही है।
75 रचनात्मक लोगों के लिए लॉन्च होगा प्लेटफॉर्म। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने इस मौके पर देश के सर्वश्रेष्ठ 75 रचनात्मक लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए भी बोला है। जो वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का लक्ष्य सूची जो पूर्ण और तकनीकी तौर पर उत्कृष्ट तथा सामाजिक तौर पर प्रासंगिक फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देकर सिनेमा के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों के प्रति समझ और सम्मान के प्रति योगदान करना है। इस प्रकार राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें कि पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब दिए गए थे, तो वो दिया गया था 10 अक्टूबर 1954 को, और अंतिम बार दिया गया था 13 अप्रैल 2018 को। 13 अप्रैल 2018 को। फिर कोरोना की वजह से 2019 और 2020 में यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे। हालांकि 2019 में घोषणा कर दी गई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की कि वो रजनीकांत को दिया जाएगा, जो अब उन्हें 2021 में दिया गया है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 70वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 17वां संस्करण था, उसमें देविका रानी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। यानी 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देविका रानी को। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब दादा साहब फाल्के, इनके बारे में जान लीजिए। इनका पूरा नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के उपाख्य दादा साहब फाल्के, इनका पूरा नाम था। 30 अप्रैल 1870 को इनका जन्म हुआ था। 16 फरवरी 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्हें भारतीय फिल्म उद्योग जगत का पितामह भी कहा जाता है। कि रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, और उन्होंने अपना ये पुरस्कार अपने गुरु यानी कि के बालचंदर सर को समर्पित किया है। वहीं रजनीकांत के दामाद धनुष को असुरन के लिए और मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। संजय पुरन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। निर्देशक प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म मरक्कर को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, जबकि संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री पल्लवी जोशी और अभिनेता विजय सेतुपति को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री व सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। उन्हें द ताशकंद फाइल्स व सुपर डिलक्स के लिए यह सम्मान दिया गया है। मनोज बाजपेयी को तीसरा और कंगना रनौत को चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मनोज बाजपेयी को इससे पहले सत्या और पिंजर के लिए यह पुरस्कार मिल चुका है। वहीं कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए इस बार यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। पहली न्यूज है कि खाद्य तेल भंडारण सीमा जल्द निर्धारित करें राज्य। त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयासों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों की भंडारण सीमा को अधिसूचित कर दिया है। कई अन्य राज्य जल्द ऐसा करेंगे। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान खाद्य तेलों के लिए भंडारण सीमा की स्थिति की समीक्षा की है। इसमें पांडे ने बताया कि बैठक में करीब 23 राज्यों ने हिस्सा लिया है। उत्तर प्रदेश ने पहले ही खुदरा और थोक विक्रेताओं, थोक उपभोक्ताओं और रिफाइनरी जैसे विभिन्न श्रेणियों के लिए स्टॉक की सीमा को अधिसूचित कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है कि नायका का आईपीओ 28 अक्टूबर को खुलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आईपीओ क्या होता है।
देखिए, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग। जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे आईपीओ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी यानी कि कैपिटल चाहती हैं। तो लोकप्रिय फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका का संचालन करने वाली FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ 28 अक्टूबर को खुलेगा। 1 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुले इस प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के तहत शेयर का मूल्य 1085 से 1125 रुपए निर्धारित किया गया है। कंपनी ने कुल बिक्री में से 2.5 लाख रुपए मूल्य तक के शेयर कंपनी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए हैं। कंपनी ने कहा है कि आवेदक कम से कम 12 और उसके गुणक 12, 24, 36 की संख्या में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि एयर इंडिया के लिए सरकार व टाटा में करार पर हस्ताक्षर। सरकार ने विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप के साथ खरीद बिक्री करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की इकाई टेलेस प्राइवेट लिमिटेड की 18,000 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार कर ली है। इसमें से एयर इंडिया का 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज टाटा की कंपनी अपने ऊपर लेगी और शेष 2,700 करोड़ रुपए का नगद भुगतान सरकार को करेगी। इस घटनाक्रम के बाद सरकार ने टाटा ग्रुप को एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जारी कर बताया है कि उसे कंपनी की पेशकश स्वीकार है। नेक्स्ट न्यूज है सहकारी बैंकों में सुधार की राह कठिन। अब ये राह कठिन क्यों है? क्योंकि वर्ष 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले के बाद RBI व केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों के कामकाज में सुधार की कोशिश शुरू की थी। यह सुधार फिलहाल अटक गया लगता है। सहकारी बैंकों पर नियंत्रण मजबूत करने को लेकर बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिशों को कई राज्यों ने विभिन्न न्यायिक मंचों पर चुनौती दे दी है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु प्रमुख हैं। इनकी अदालतों में मामला दायर होने पर शहरी सहकारी बैंकों की हालत सुधारने को लेकर RBI द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के भी फिलहाल लागू होने की गुंजाइश कम है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है अस्मिता की राजनीति पर हावी आकांक्षाएं। देखिए, यह आर्टिकल लिखा गया है राजनीति विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार AK वर्मा द्वारा। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि पहले जो राजनीतिक पार्टियां होती थीं या फिर जो राजनेता या नेता होते थे वे अपनी प्रतिष्ठा से ज़्यादा वो देश के बारे में सोचते थे, राज्य के बारे में सोचते थे, उसके बाद जनता के बारे में सोचते थे, तब कहीं जाकर पार्टी और अपने बारे में सोचते थे। उनका एक लक्ष्य रहता था कि किस तरीके से देश की वृद्धि में अपना वो किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, उस पर विचार किया जाए। लेकिन आज आकांक्षाएं किसी भी नेताओं की इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो देश हित को अब सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं। वे कहीं ना कहीं अपना हित और अपनी पार्टी, सबसे पहले वह अपने हित के बारे में सोचते हैं, उसके बाद पार्टी हित के बारे में सोचते हैं, उसके बाद अपनी जाति आधारित वर्ग के बारे में सोचते हैं और फिर कहीं जाकर राज्य या फिर देश की बात आती है। तो आर्टिकल में यही बताया गया है कि लोग जो अब राजनीति जो कर रहे हैं वो अस्मिता की राजनीति पर नहीं है, वो सिर्फ आकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें, ये लेकिन जानना जरूरी था कि आर्टिकल लिखा क्यों गया है। नेक्स्ट आर्टिकल UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। मतलब उसमें यह बताया गया है कि CSET के आने से क्या नुकसान हुआ है। जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें CSET के बारे में अच्छे से पता होगा। और ये आर्टिकल लिखा है डॉक्टर विजय अग्रवाल ने, जो खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और IAS-PCS की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। CSET यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2011 में अपने जन्म से ही घोर विवादों में घिरा है, जिसने संघ लोक सेवा आयोग सामान्य ज्ञान द्वितीय कहना
पसंद करता है। हालांकि इस दौरान इसमें 2 बदलाव किए गए हैं। आरंभ में इसके प्राप्तांक कुल प्राप्तांकों में जुड़ते थे, लेकिन 2015 से इसे 33% न्यूनतम स्कोर के साथ केवल क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया था। देखिए, यानी कि 2015 से पहले क्या था कि प्री जो होता था, यानी कि जो पहला पेपर होता था वो क्वालिफाइंग नहीं होता था। उसमें आप जब जितने भी नंबर लाते थे उसमें एक कट ऑफ ली जाती थी, और उस कट ऑफ से ऊपर वालों को मुख्य परीक्षा के लिए शामिल किया जाता था, और जो कट ऑफ थी उसको भी मेंस में ऐड किया जाता था, मेंस के रिजल्ट में ऐड किया जाता था। उसके बाद फाइनल रिजल्ट बनाया जाता था। उसके बाद 2015 के बाद सीसेट व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसमें 33% नंबर पाने वालों को क्वालिफाई कर दिया जाता था। अब वो संख्या कितनी होती थी, पद के अनुसार जितनी पोस्टें होती थी उसके अनुसार वो संख्या, उस संख्या में लोगों को पास किया जाता था। हालांकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 33% रखा जाता था, लेकिन अधिकतर मामलों में वो 70+ ही रहता है, वो आप भी जानते होंगे। तो इसमें इस नए पेपर ने कुछ ऐसा कर दिया कि कुछ प्रशासकों ने लगभग 3/4 पद विज्ञापन के तथा लगभग आधे पद इंजीनियर्स के लिए सुरक्षित कर दिए। यदि इस देश की सिविल सेवा को समावेशी बनाना है तो इस पेपर से जुड़ी समस्याओं का समाधान अनिवार्य है। फिलहाल सीसेट का पूरा पेपर पूरी तरह विज्ञान एवं अंग्रेजी वालों के पक्ष में है, इसलिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा माध्यम वाले युवा मुख्य चुनाव परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो 2010 में मुख्य परीक्षा में पहुंचने वाले कुल 11,859 प्रतियोगियों में हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी लगभग 4200 थे। यह संख्या सीसेट लागू होते ही 2011 में गिरकर कुल 11,230 विद्यार्थियों में से 1,682 रह गई। यह संख्या गिरते गिरते पिछले साल कुल 11,467 में से मात्र 571 हो गई। तो यह प्रश्न उठता है कि यदि इस गिरावट के लिए सीसेट जिम्मेदार नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कारणों की तलाश की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये आंकड़े आयोग के सेम प्लेइंग फील्ड के समानमूलक अनिवार्य सिद्धांत की धज्जियां उड़ाते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं कि ये सीसेट की वजह से नहीं हो रहा है, तो अगर सीसेट की वजह से नहीं हो रहा है तो फिर कारणों की जांच की जानी चाहिए कि ये आंकड़ा इतना गिरता क्यों जा रहा है। हालांकि सीसेट तथा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले सवालों के स्तर के बारे में आयोग कहता है कि उनका उत्तर देने की अपेक्षा एक सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति से की जाती है। लेकिन अब जब आप सीसेट के प्रश्नों को पढ़ेंगे तो वे बाउंसर बॉल की तरह लगते हैं। हिंदी भाषी का अनुवाद इतना मशीनी और भ्रष्ट होता है कि हिंदी के अच्छे अच्छे जानकारों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्वालिफाइंग 33% स्कोर करना नाको चने दबाना हो जाता है। सीसेट गैर अंग्रेजी युवाओं के मन में जिस तरह आक्रोश का भाव पैदा कर रहा है, उसे देखते हुए इस पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ सुझाव हैं। पहला, क्वालिफाइंग मार्क्स की वर्तमान 33% से घटाकर अधिकतम 25% किया जाए, ताकि अन्य विषयों के अच्छे प्रतियोगियों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके। दूसरा, प्रश्नों के स्तर को सामान्य किया जाने की आवश्यकता है। तीसरा, हिंदी अनुवाद से संबद्ध है, इस भाषा को गूगल से मुक्त कराकर समझने लायक बनाया जाए। चौथा, हो सके तो इस पेपर को ही समाप्त कर दिया जाए। यदि इसे आवश्यक समझा जाता है तो इस तरह के कुछ प्रश्नों को सामान्य ज्ञान प्रथम के प्रश्न पत्र में रखा जा सकता है। यह व्यवस्था पहले भी थी। इसके परीक्षण के लिए मुख्य परीक्षा का भी उपयोग किया जा सकता है। पहले मुख्य परीक्षा के सामान्य ज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के 300 अंकों में 60 अंक इसी से संबद्ध थे। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में ही सामान्य ज्ञान के द्वितीय पेपर में अन्य विषयों से संबंधित प्रश्नों को शामिल करते हुए कुछ प्रश्न सीसेट के भी रखे जा सकते हैं। अब जब सीसेट पर आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है, तब यूपीएससी को समझना होगा कि मौजूदा व्यवस्था समान अवसर की राह में बाधक बन रही है। अब थोड़ा यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं केंद्रीय सेवाओं के लिए संवर्गों के साथ साथ भारतीय संघ के सशस्त्र बलों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया को आयोजित कराता है। यूपीएससी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत की केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी एग्जाम भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है।
अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी स्वतंत्र भारत के लिए 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होने के साथ ही संघीय लोक सेवा आयोग को एक स्वायत्त इकाई के रूप में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का नाम भी इसे दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। सत्येंद्र नाथ टैगोर आईएएस अफसर बनने से पहले भारतीय हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर परीक्षा की तैयारी के लिए 1862 में भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सूडान में तख्तापलट आपातकाल घोषित। सूडान में सोमवार को सेना के तख्तापलट करते हुए अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और मंत्रिमंडल के कमोवेश सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आधा दर्जन उच्चाधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री कहाँ हैं अभी तक इसका किसी को पता नहीं है। वहीं जनरल अब्देल फताह बुरहान ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। सूचना मंत्रालय के फेसबुक पेज के अनुसार सूडान में इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पुलों को बंद कर दिया है। देश में सरकारी टीवी चैनल पर फिलहाल देशभक्ति का परंपरागत संगीत बजाया जा रहा है। नाइल नदी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। टेलीविजन पर दिए संबोधन में जनरल बुरहान ने कहा कि देश संप्रभुत्व परिषद को भंग कर दिया गया है। साथ ही पीएम अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्व वाली सरकार को भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि धड़ों के झगड़ों को देखते हुए सेना ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ली है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन के गांसू प्रांत के सभी पर्यटन स्थल बंद। कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने चीन को फिर से चिंता में डाल दिया है। गांसू प्रांत के कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को वहां के सभी पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। बीजिंग के संक्रमितों की कुल संख्या 21 होने पर राष्ट्रीय राजधानी के एक हिस्से को कोविड के लिए मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र और एक आवासीय परिसर को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो ये आज का यानी 26 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।